नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मेनली डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उनको देखेंगे हर चैप्टर में कौन-कौन से आ सकते हैं। जैसे पहला चैप्टर में आपका लाइफ प्रोसेस है। अब लाइफ प्रोसेस में जो डायग्राम इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है? तो पहला डायग्राम तो देखिए यही है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम है। इसमें ये आपको डायग्राम दिया जा सकता है, वेन पूछा जा सकता है, लैमिना या लीफ ब्लेड पूछी जा सकती है, मिडरिप पूछा जा सकता है। तो ये नेमिंग करने को आ सकता है कि ये ए दिया हो, ये बी दिया हो, ये सी दिया हो। इसको याद रखिएगा। इसके बाद ये वाला जो डायग्राम है ये भी इम्पोर्टेंट है इसी का। ठीक है, तो जैसे वैक्सी क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस हो गया, तो ये अपर है, ये लोअर एपिडर्मिस है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्ड सेल है, तो गार्ड सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एयर स्पेसेस, यहाँ जो स्पेस दिखाई पड़ रही है, यहाँ स्पेस, यहाँ सब एयर स्पेस है। और जो यहाँ सेंटर में दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये दोनों डायग्राम जो है लाइफ प्रोसेस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक गार्ड सेल का भी डायग्राम आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल। इसमें मेनली आप याद रखिएगा कि जैसे ये गार्ड सेल आपको दिया है, ये बीच में जो होता है ये स्टोमेटल पोर होता है, और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है। तो ये ओपन गार्ड सेल है, इसमें देखिए ओपनिंग है पूरी, और ये क्लोज्ड गार्ड सेल है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा है, देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए हमने जो आपको एक क्वेश्चन कराया था अपने सैम्पल पेपर में, उसमें देखिए यही क्वेश्चन दिया था, पूछा गया था अमीबा में क्या हो रहा है, तो ये न्यूट्रिशन इन अमीबा का एग्जांपल था। तो देखिए फूड पार्टिकल था, स्यूडोपोडिया ने क्या कर लिया, फूड पार्टिकल को घेर लिया, फिर अंदर कर लिया, फिर वो खा गया। ठीक है, तो फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है लाइफ प्रोसेस में, ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का है। ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आपसे सीधे सीधे ए बी सी डी करके भी आ सकती है, कि आपसे पूछा जाए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे ऐसे करके। ये आपको बनाने को भी आ सकता है। तो बनाने को भी आएगा तो बहुत आसान रहेगा, आसानी से आप बना लेंगे। और इससे मेनली आपसे कहा जाएगा कि ईसोफेगस को मार्क करिए, स्टमक को मार्क करिए। ठीक है, अब ये देखिए ये जो दिखाई पड़ रहा है ना कॉमा शेप का, ये आपका क्या है, पैनक्रियाज होता है। ठीक है, ये इंसुलिन को सिक्रीट करता है। इसके बाद ये लिवर है, बाइल डक्ट है। ठीक है, तो बाइल डक्ट और लिवर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लिवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है, बाइल डक्ट में जाके वो स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लाडर भी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है गॉल ब्लाडर है। अपेंडिक्स, ये आपका अपेंडिक्स है। ठीक है, ये एक ऐसा मतलब ऑर्गन, या ये कह सकते हैं ऐसा टिश्यू है, ऐसा ऑर्गन है जो अब यूज़ में नहीं आता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, और लास्ट में क्या है, एनस है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो ये जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये जो ब्रेकडाउन दिया गया है ग्लूकोज का, ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा गया है, और इस बार भी पूछे जाने की पूरी चांसेस रहेंगी। कि ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पायरूवेट में ब्रेक होता है। पायरूवेट में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, और एनर्जी भी रिलीज होती है। अब ये जो पायरूवेट है ये 3 जगह जाएगा, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसकी रिएक्शन होगी, मतलब इसका ब्रेकडाउन होगा। तो एब्सेंस अगर पूरी तरीके से है तो वो कहाँ देखने को मिलेगा, ईस्ट में। और जो फॉर्मेशन होगा वो किसका किसका होगा, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और एनर्जी बनेगी। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, C2H5OH होता है। तो कितने कार्बन के मॉलिक्यूल हो गए, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल। ठीक है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रही है। इसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करिए, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन कम है, तो उस केस में लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और एनर्जी फॉर्म होगी। ठीक है, लैक्टिक एसिड याद रखिएगा बस ये चीज़ कि 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि हर रिएक्शन में 3 ही कार्बन बनने हैं। जैसे यहाँ पे 2 ये हो गए, 1 इसका कार्बन हो गया, तो 3 हो गए। यहाँ लैक्टिक एसिड केवल बन रहा है, तो उसी में ही 3 कार्बन होंगे। तो ये अकेला ही है, तो 3 कार्बन इसमें प्लस एनर्जी बन रही है। अब यहाँ तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ये भी याद रखिएगा कि ये ईस्ट में हो रही थी प्रोसेस, ये मसल सेल में होता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है ये कहाँ पे होगा, मसल सेल में। आपने देखा होगा मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो ये प्रोसेस कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और ये देखने को कहाँ मिलेगा हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी, वाटर मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, और एनर्जी। अब यहाँ कितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में।
ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लूकोज से पाइरूवेट कहाँ बन रहा था, ये साइटोप्लाज़्म में बन रहा था। आपसे ये सीधे-सीधे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला जो डायग्राम है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो पहले तो ये एल्वियोलाई आप देख सकते हैं, एल्वियोलाई बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसेस एक्सचेंज में ये हेल्प करती हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा वो फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है। बात याद रखिएगा, कई लोग सोचते हैं पहले लैरिंग्स आता है फिर फेरिंग्स आता है, जो कि गलत है। तो पहले पी आता है बाद में एल आता है, तो पहले फेरिंग्स है और उसके बाद आता है लैरिंग्स। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे ट्रैकिया मिलेगा, ठीक है, रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाली चीज को ब्रोनकाई कहते हैं, तो ये ब्रोनकाई, दूसरा ब्रोनकाई, ब्रोनकाई है सब। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ब्रोनक्यूल्स मिलेगा, जो आप ब्रांचेस देख रहे हैं वो ब्रोनक्यूल्स कहलाती हैं। और लास्ट में जो ये छोटे-छोटे से बलून्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसको एल्वियोलर सैक बोला गया है। ये रिब रिब होती हैं, रिब केज होता है, डायफ्राम है, यही डायफ्राम जो है या तो नीचे चला जाता है या तो ऊपर आ जाता है, ठीक है। लंग्स, आपको पता ही है लंग्स का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज में यही पूरा हेल्प करता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये हमने आपको बताई। इसके बाद देखिए एक ऐसा डायग्राम है जिससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, और ये है डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब देखिए इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शनिंग बताइए, या आपसे डायग्राम बनाने को कह सकते हैं, डायग्राम लेबल करने को कह सकते हैं, कुछ भी दिया जाए आपको आना चाहिए। तो पहले देखिए, पहले यहाँ पर 4 चैम्बर्स हैं, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर, ठीक। लेफ्ट ये देखेंगे, अब देखिए ये आपको दिखेगा लेफ्ट में, लेकिन उसको बोलते क्या है, राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, ये वाला चैम्बर। इसके बाद राइट वेंट्रिकल, मतलब इस साइड वाला पोर्शन राइट होता है और इस साइड वाला पोर्शन लेफ्ट होता है, क्योंकि हम सामने से देख रहे होते हैं। तो ये राइट एट्रियम हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला चैम्बर जो है ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये वाला चैम्बर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो 4 चीज़ें तो देखिए नेम आपकी आसानी से हो गई, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए एक वॉल आपको दिखाई पड़ रही है जो दोनों, मतलब वेंट्रिकल और ऑरिकल को सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो एट्रियम और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको राइट वाले पोर्शन से सेपरेट करने का काम कौन करता है, सेप्टम वॉल्व करती है। तो ये जो सेप्टम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा सेप्टम है, ये लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट वाले पोर्शन से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, वेना केवा। ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है वेना केवा है। इससे क्या होता है, ब्लड जो है पूरा पूरा बॉडी, मतलब इस हार्ट के अंदर इंटर करेगा। ब्लड आएगा कहाँ से, बॉडी के अपर पार्ट से आता है, ठीक है, बॉडी के अपर पार्ट से आता है। अब ये नहीं होगा कि लंग से आएगा, मतलब बॉडी का अपर पार्ट हो सकता है हैंड से आए, ठीक है, सर से आए, तो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बॉडी के अपर बॉडी में पार्ट्स हैं, वहां से ये ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और दूसरा वेना केवा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे है, तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन किधर से आता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से आता है। अब ये दोनों ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आके भर गए, इसीलिए ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है। अब फिर ये कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से ट्रेवल होके फिर ये पहुंचते हैं राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पहुंच गए राइट वेंट्रिकल में। अब देखिए राइट वेंट्रिकल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। फिर यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए, फिर इधर से निकल गए, ठीक। अब जब इधर से निकलते हैं तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जितनी भी होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी हो, पल्मोनरी वेन हो, देखिए आर्टरी का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और वेन का काम क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेकिन जब पल्मोनरी जुड़ जाएगा नाम के आगे तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा आर्टरी, और पल्मोनरी वेन जो होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, मतलब फंक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है अगर पल्मोनरी लग जाता है तो देखिए यहाँ से ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और ये कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है। और लंग्स क्या करेंगे, इस ब्लड को ऑक्सीजनेट करेंगे, मतलब ऑक्सीजन जो है इस ब्लड को प्रोवाइड करेंगे, और बाकी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी के जो और मटेरियल्स होंगे उसको निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद लंग्स क्या करता है, इस ब्लड को वापस भेजता है। अब ऑक्सीजनेट हो चुका ब्लड तो ये वापस आएगा, और वापस किस में घुसेगा, ये वापस आएगा पल्मोनरी वेन में। अब देखिए पल्मोनरी वेन है तो जो ब्लड आ रहा है इसमें वो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पहले पहुंचेगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। अब ये कैसा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड, मतलब ये ब्लड अब हमको पूरे शरीर को सप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ से ब्लड निकलेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, फिर इस तरीके से, और यहाँ पर आपको दिया गया एओर्टा।
तो एओर्टा क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के कौन से पार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ भेज रहा है, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक भेज रहा है। लंग्स पे नहीं भेजेगा, याद रखिएगा, एओर्टा लंग्स पे नहीं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक भेजता है। तो ये ह्यूमन हार्ट है, इसकी हमने आपको फंक्शनिंग बता दी, इसका डायग्राम भी बता दिया, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए ये डबल डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है, ये भी पूछा आता है आपसे, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें मेनली दो तरीके के सर्कुलेशन हो रहे हैं, सिंगल पहला और दूसरा। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर लंग्स दे दिए गए हैं, ये आपको कैपिलरीज दे दी गई हैं, यहाँ पे भी लंग की कैपिलरीज हैं। और देखिए पहले हो क्या रहा है, ये लंग्स बता दिया था, गलती से हार्ट है ये, ठीक है, हार्ट यहाँ पे दे दिया गया है। तो देखिए पहले देखिए वेना केवा में ब्लड आया, और वही जो हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया था, वही प्रोसेस यहाँ पे भी है, कि पहले इस तरीके से ब्लड आता है ऊपर में, फिर ये नीचे पहुंचता है, फिर यहाँ से निकलता है, ठीक है, फिर लंग कैपिलरीज में जाएगा, यहाँ पे जाके वो ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेट होके आप देख सकते हैं वो रेड हो गया, फिर रेड होके वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस इसमें पहुंचेगा, और यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से एओर्टा के थ्रू पहुंचेगा कहाँ पे, बॉडी में। फिर बॉडी उस ऑक्सीजन को पूरा पूरा क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको फिर कहाँ भेज दिया जाएगा, वेना केवा के थ्रू यहाँ भेज दिया जाएगा। तो देखिए दो सर्कुलेशन हो रहे हैं, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। तो यही प्रोसेस जो हमने आपको ऊपर बताया था, दोबारा रिपीट किया गया है। अब देखिए एक्सक्रीशन का भी ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले तो ये दोनों किडनीज हैं, आपसे किडनी नहीं पूछा जाएगा कि ये होता क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें लेफ्ट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल वेन। तो ये जो नीला वाला दिखाई पड़ रहा है ये आपका वेन है, और ये जो रेड वाला दिखाई पड़ रहा है ये आर्टरी है। आपको पता चल गया होगा, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो कोई भी रेड हो या ब्राउन हो तो वो आर्टरी ही होगी, और ब्लू में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब वो वेन होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं एक और है, एओर्टा कहा गया है, और यहाँ पर जो नीचे की ओर सबसे इम्पोर्टेंट है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसमें आके पूरा यूरिन स्टोर हो जाता है, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मेनली आपसे लेफ्ट यूरेटर, ये यूरेटर कहलाते हैं, दो जो पाइप्स हैं, लेफ्ट यूरेटर है, राइट, मतलब ये राइट हो जाएगा। जो चीज़ देखिए बायो में जो चीज़ आपको राइट में दिखती है वो लेफ्ट में होती है, क्योंकि वो सामने से बनी होती है। ये राइट में दिख रही है तो ये लेफ्ट यूरेटर हो जाएगी, ये जो है एओर्टा हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी भी लेबलिंग आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये कलेक्टिंग, देखिए बनाने को नहीं आना चाहिए, ये मेनली नेमिंग करने को ही आएगा आपसे। तो कलेक्टिंग डक्ट हो गया। इसके बाद ये जो पोर्शन दिया गया है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। ठीक है, ये पूरा ये जो अपर पार्ट है इसको बॉमन कैप्सूल कहेंगे। और ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ये दी हुई है, ब्रांच ऑफ रीनल वेन ये दिया हुआ है। मतलब ये जो दो बाहर से पाइप लगे हैं ना, मतलब बहुत पतले पतले से जो पाइप्स होते हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, तो जो ब्लू से होगा वो रीनल वेन होगा, और जो रेड वाला होता है वो आर्टरी होता है बस। लेकिन आप यहाँ पोजीशन याद रखिए, क्योंकि बुक जो आपके पेपर में डायग्राम मिलेगा उसमें ब्लू और रेड अलग अलग नहीं होगा, उसमें सब ब्लैक ही ब्लैक से होगा। तो आपको पोजीशन याद रखनी है, पोजीशन याद रखेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। कैपिलरीज होती है नीचे, तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, या पूछा जाएगा तो नेमिंग कर सकते हैं। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पे आते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला तो ये जो न्यूरॉन है, इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंटर पे न्यूक्लियस है, इसके बाद ये जो बाहर दिखाई पड़ रहा है डेंड्राइट कहलाते हैं। ये जो पूरा पोर्शन दिखाई पड़ रहा है सबसे बड़ा वाला, इसको साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं। जो सबसे लॉन्गेस्ट इसमें फाइबर दिखाई पड़ रही है इसको एक्सॉन कहते हैं, और ये लास्ट में क्या है, नर्व एंडिंग्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इसको याद रख सकते हैं। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिया गया है, थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जरूर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए जो रिफ्लेक्स आर्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब रिफ्लेक्स आर्क में क्या करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए। तो देखिए सबसे पहले आपने कोई गर्म चीज़ को छुआ, तो ये क्या हो गया, रिसेप्टर्स हो गया। ठीक है, रिसेप्टर्स कहाँ लगे होते हैं, हमारे हाथ में या कोई भी जगह है तो वहाँ के स्किन में लगे होते हैं। अब यहाँ से एक मैसेज पहुँचेगा, और मैसेज जो है वो किसके थ्रू पहुँचेगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज पहुँच रहा है। कहाँ पहुँचेगा ये मैसेज हमारा पहुँचेगा स्पाइनल कॉर्ड में, या ये कह सकते हैं कि मैसेज आया और मैसेज जो है वो रीले न्यूरॉन तक पहुँचा। स्पाइनल कॉर्ड ने उस पर रिएक्शन दिया, और रिएक्शन देके ये मैसेज मोटर न्यूरॉन के थ्रू, तो देखिए सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ पहुंचा, रीले न्यूरॉन पे पहुंचा, रीले न्यूरॉन से कहाँ पहुंचा, मोटर न्यूरॉन्स पे पहुंचा।
और फिर मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, इफेक्टर को कुछ संदेश दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी, और हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन का दिया होगा, तो ये हाथ अपने आप से क्या होता है, पीछे हो जाता है। ठीक है, तो मैसेज ब्रेन पे पहले नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड ही मैसेज को रिट्रीव करता है और उस हिसाब से अपना रिस्पॉन्स करता है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क है, सडन जो भी एक्शंस होते हैं उसमें यही रिफ्लेक्स आर्क इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए ये एक आर्क बन रहा है इस तरीके का, इसीलिए इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। आपसे मेनली क्या पूछा जा सकता है कि सिग्नल जो है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन पे जाएगा, फिर मोटर न्यूरॉन पे जाएगा, नहीं फिर आप देखेंगे रिले न्यूरॉन पे जाएगा, और लास्ट में किस पे आता है, मोटर न्यूरॉन पे। तो एस आर एम याद रखिए, सेंसरी, रिले और मोटर। तो ये पूरा एक पैटर्न होता है जिसपे ये चलता है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड डायग्राम है, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है लेकिन इसमें फंक्शन पूछे जा सकते हैं कि सेरिब्रम हो गया, इसके बाद मिड ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इसका फंक्शन बताइए। पॉन्स मेडुला सेरिबेलम हो गया, जिसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस बनाता है बॉडी का। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो ये मेनली आपसे इसमें डायग्राम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हो सकता है आपसे फंक्शन जरूर पूछे जाएं, तो इन सब के फंक्शन जरूर तैयार करके जाइएगा। अब देखिए जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे देखिए ग्रेविटी की तरफ, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ या ग्रेविटी की अगेंस्ट मोशन होता है। तो देखिए प्लांट जो है उग रहा है, तो ये ग्रेविटी की अगेंस्ट इसका मोशन हो रहा है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन जो कि जड़ है, जो कि रूट्स होती हैं, ये ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है और ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। तो आपसे अगर मान लिया डायग्राम आता है तो आप इसको बना सकते हैं, ये बनाने को आएगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये हार्मोनल जो भी आपके ग्लैंड्स होती हैं उसका इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड ये पीनियल ग्लैंड हो जाएगी, ब्रेन के पास होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपके यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगी। तो पीनियल और पिट्यूटरी दोनों ब्रेन के पास ही होती हैं, ब्रेन में ही होती हैं ग्लैंड ये। ठीक है, बगल में। फंक्शन आप इसका दोनों का पढ़ लीजिएगा क्या होता है। इसको मास्टर ग्लैंड हालांकि कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि वो बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड आपको पता होनी चाहिए, गले में जो ग्लैंड है इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड का मेनली फंक्शन थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है ये। इसके बाद देखिए पैनक्रियाज, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ये पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज मेनली इंसुलिन को सिक्रीट करता है। ठीक है, और एड्रीनल ग्लैंड जो है एड्रीनलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, जब फियर फ्लाइट, 3F हार्मोन इसको कहते हैं। बहुत ज़्यादा जब डर लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जब गुस्सा आता है या कोई अचानक से काम होता है, तो उस केस में एड्रीनल ग्लैंड जो है तुरंत फंक्शन करने लग जाती हैं। ये टेस्टिस है, और मेनली ये सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करेगा, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को दिखाने में हेल्प करता है, ये शो करने में। अब यहाँ पे आप देखेंगे वुमेन में है, तो वुमेन में सारे के सारे हार्मोन्स जो है वो उसी तरीके के हैं। केवल चेंज क्या हो रहा है, तो पैनक्रियाज, एड्रिनल सब वही है। चेंज केवल यहाँ पर हो रहा है, यूट्रस जो है ये ऊपर, ये यूट्रस हो जाएगा, और नीचे जो है ये ओवरी है। अब ओवरी ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगी, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगी। यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा था, यहाँ पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। भाई यही डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस ह्यूमन और मेल में नहीं है, मेल और फीमेल में और कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद देखिए इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, सबके फंक्शंस दिए गए हैं कि इंसुलिन क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, एड्रिनलिन जो है वो कौन सिक्रीट करता है। फंक्शन नहीं दिए हैं लेकिन आप फंक्शन लिख लीजिएगा। हार्मोन रिलीज कौन, मतलब ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत अगर आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छा से पेपर हो जाएगा। अब देखिए ये जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को देखेंगे। तो देखिए बाइनरी फिजन अमीबा में, अब देखिए मान लीजिए आपको दे दिया गया कि ये डायग्राम आपको बना हुआ होगा, और पूछा गया डायग्राम किस चीज का है, तो आप बता सकते हैं बाइनरी फिजन अमीबा में है हो रहा है। मान लीजिए ऊपर वाला कोई डायग्राम ना दे, क्योंकि ये बहुत बचपन से लोग पढ़ते आते हैं, ये वाला डायग्राम दे दे तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्या, ये भी बाइनरी फिजन है लेकिन किसमें, लिशमेनिया में है, तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। इसके बाद ये डायग्राम भी आपको दिया सकता है, पूछा सकता है किसका डायग्राम है, तो इसमें मल्टीपल फिजन हो रहा है और किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बनाने को आता है, सिंपल सी बात है, बनाने को आपको मिलेगा कि प्लेनेरिया में पहली चीज पूछा जाएगा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए, तो PR से याद, RP से याद कर सकते हैं। तो रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में, तो प्लेनेरिया एक लिया, अब इसके 3 टुकड़े किए छोटे छोटे से। अब ये वाला टुकड़ा देखिए, इसमें केवल सर था तो नीचे वाली पोर्शन निकल आया, बीच वाला था तो ऊपर भी निकल आया, नीचे भी निकल आया, और सबसे नीचे वाला था तो इसमें सर निकल आया। फिर बाद में तीनों के तीनों नए नए प्लेनेरिया बन गए, तो ये क्या है, रीजनरेशन कहलाता है।
देखिए बडिंग से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रा में किस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो बडिंग आप बताएँगे। लेकिन यहाँ पे ए और बी ऑप्शन करके आपको मिल सकता है कि ए और बी को आप इसमें वो करिए, पॉइंट करिए क्या है। तो ये जो है इसको टेंटिकल्स कहते हैं और ये क्या है, बड है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, बडिंग है हाइड्रा में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्रायोफाइलम में जो है वो लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। लीफ में ही आप देखेंगे तो पेड़ निकल आते हैं। ठीक है? तो ये हालाँकि पूछा नहीं जाता है। वह आप याद रखिएगा, ब्रायोफाइलम का एग्ज़ाम्पल याद रखिएगा। देखिए स्पोर फॉर्मेशन होता है राइज़ोपस में, तो ये राइज़ोपस दिया है, पूरा डायग्राम राइज़ोपस का है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ से छोटे-छोटे से स्पोर्स निकल रहे हैं और यही फिर क्या करते हैं, आगे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला डायग्राम। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि राइज़ोबियम में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है? तो आप स्पोर फॉर्मेशन लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लेबलिंग करने को मिल सकता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर में। तो ये याद रखिएगा, सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा है। इसके आगे जो स्टिग्मा से पाइप जा रहा है पतला सा, इसको स्टाइल कहते हैं। जो लास्ट में आपको दिया गया है ये ओवरी है और ये पूरा क्या कहलाता है, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पिस्टिल कहलाता है। ठीक है? इसी तरीके से ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको कहते हैं एंथर और इसके एंथर से जो एक लाइनिंग जा रही है, पाइप जा रही है, उसको कहते हैं फिलामेंट। तो इसकी पाइप को कहा गया था स्टाइल और इसकी पाइप को कहा गया है फिलामेंट। ये पत्ते मतलब उसकी पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ नहीं कहेंगे इसको, पेटल ही कहिए, पत्ती-वत्ती ना कहिएगा। और नीचे जो होता है सेपल होते हैं, तो पेटल जो है वो पंखुड़ियाँ होती हैं और सेपल जो है वो नीचे की पत्तियाँ होती हैं, बात याद रखिएगा। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी प्लांट का। ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट्स प्रेजेंट है, मतलब पार्ट्स प्रेजेंट है और इसको हिबिस्कस कहते हैं। तो ये जो फ्लावर है ये हिबिस्कस का फ्लावर है। तो इसमें नेमिंग करने को आती है, तो ध्यान से इसको करके जाइएगा। इसके बाद देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। तो किस तरीके से जर्मिनेशन होता है, मेनली यही बताया गया है इसमें। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या-क्या याद करना है, तो सबसे ऊपर जो है वो पॉलन ग्रेन है, नीचे पूरा पूरा स्टिग्मा दिया गया है। ये देखिए मेल जर्म सेल है, आपको यहाँ पे एक गोला बना होगा छोटा-सा, पूछाएगा ये क्या है? तो ये मेल जर्म सेल होता है। ये जो ट्यूब दिखाई पड़ रही है इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो स्टिग्मा जो है ये पूरा जो है स्टिग्मा दिखाई पड़ रहा है और ये जो ट्यूब जा रही है इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है? ये ओवरी है, इसके बाद ये जो नीचे दिया गया है फीमेल जर्म सेल है, तो मेल जर्म सेल ऊपर है और फीमेल जर्म सेल नीचे जो गोले बने हैं ये फीमेल जर्म सेल है। तो ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए जर्मिनेशन का ये भी डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। इसमें याद रखिए जो साइड में दिए गए हैं 2 बड़े-बड़े से कॉटिलीडन कहलाते हैं, यहाँ पे फूड का स्टोरेज होता है। ठीक है? यहाँ पर ये जो ऊपर बना हुआ है इसको प्लूम्यूल कहते हैं, इसको फ्यूचर शूट भी कहा जाता है। बात याद रखिएगा, फ्यूचर शूट पूछते हैं तो फ्यूचर शूट आपका प्लूम्यूल होता है और फ्यूचर बाद में रूट कौन डेवलप होगा, तो नीचे ही तो रूट होगी। तो रूट को क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। तो ठीक है, तो रूट मतलब रेडिकल, तो आरआर से याद रख लीजिए कि फ्यूचर रूट जो है उसको रेडिकल कहा जाएगा और जो शूट होगा उसको प्लूम्यूल कहेंगे। प्लूम्यूल ऊपर होगा और रेडिकल किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एबीसीडी करके आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एबीसीडी करके ही बनाने को आएगा, मतलब नेम लेबलिंग ही पूछी जाएगी। तो ऐसे ये यूरेटर हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया ये, ठीक है, ब्लैडर हो गया, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, सबके फंक्शन भी आने चाहिए, पेनिस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये टेस्टिस है, यही टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती है और ये क्या है, वास डिफरेंस है। ठीक है? इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लीजिए और ये भी आपको आना चाहिए, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ये ओवरी है, ये यूट्रस यूट्रस हो जाएगा, नीचे सर्विक्स है, वेजाइना है और यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट एक ही चीज़ होती है। देखिए हेरिडिटी चैप्टर में यही एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो पूछा जाता है, मेनली सेक्स डिटर्मिनेशन का, कि मेल है, फीमेल है, मेल के पास जो आपको पता होगा एक्स वाई होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई जो है ये किसका है, मेल का है, जब मिल रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए इसका एक्स आया इधर से आपको एक्स ही मिला, क्योंकि फीमेल से तो एक्स ही मिलेगा। एक्स और एक्स मिलके क्या बना दिए, एक्स एक्स बना दिए, तो क्या बन गई, फीमेल बन गई। लेकिन मान लीजिए मेल से आपको आ गया वाई, मेल से आया वाई और फीमेल से आया फिर से एक्स, तो एक्स वाई बना। अब एक्स वाई के केस में कौन बनेगा, मेल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, केवल मेल की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो बच्चा होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा, क्योंकि देखिए अगर फीमेल है वो तो अपना एक्स ही देगी ना,
ठीक है? उससे x ही आएगा, उससे y आ ही नहीं सकता है। तो x और y में ऑप्शन किसके पास है कि कहाँ से क्या आएगा? मतलब y या x जो ऑप्शन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? केवल मेल से आ रहा है। इसका मतलब मेल का जो सेक्स हार्मोन है वो डिटरमाइन करता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स आएँगी, वो मेल होगी या फीमेल होगी। यहाँ पर देखिए जो इन्वायरमेंट चैप्टर है इसमें आपको ये फूड चेन और जो दूसरा ये है आपके पास में ट्रॉफिक लेवल, सबसे नीचे प्रोड्यूसर है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन देते हैं हम कि अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास 1000 या 10,000 जूल की एनर्जी है, तो आप बताइएगा टर्शियरी कंज्यूमर पे जो एनर्जी पहुंचेगी वो कितनी होगी। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। इसके बाद देखिए फूड वेब का डायग्राम है, तो आपसे पूछा जा सकता है डायग्राम किस चीज़ का है, फूड वेब का है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, सबसे वो नीचे सनलाइट है, कैसे एनर्जी फ्लो होती है, फिर प्रोड्यूसर पास जाती है, फिर हर्बीवोर, फिर कार्निवोर और फिर टॉप कार्निवोर के पास। और फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, कभी भी कार्निवोर से मतलब प्रोड्यूसर से सनलाइट सन के पास एनर्जी नहीं जा सकती है। यही इसका मानना है, यही मतलब यही आपको जानना है इसमें। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इस चैप्टर में पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन लेयर का, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि सीएफसी जो होती है वो इस ओजोन लेयर को क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है। और ये ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि किस लेयर में प्रेजेंट होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ये। तो बायोलॉजी में जितना हमने बताया है उतने ही डायग्राम्स, उतने ही कंसेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। बाकी हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट रे डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे जो जो आ सकते हैं, और जो भी उसमें मेन डेरिवेशंस हैं, मेन उसमें देखेंगे आप, मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आ सकते हैं उसको भी आज डिस्कस करके आपके सामने वीडियो के फॉर्म में लेके आएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।